औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास CS610 का लेक्चर नंबर 13 है। फाइबर मॉडेम्स एंड रिपीटर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो लैन टेक्नोलॉजी LAN, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास एक स्मॉल एरिया को कवरेज करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें हम अपने जो छोटा एरिया होता है उसके तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो एक बिल्डिंग आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक बिल्डिंग फॉर एग्जांपल लगा लें, एक बिल्डिंग जो है वो एक लाहौर में है और एक जो बिल्डिंग है वो कसूर शहर में है, ठीक है। अब उन दोनों के दरमियान की उन दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना, क्या वो हम लैन के ज़रिए कर सकते हैं? अगर हम कर भी दें तो फिर भी बहुत ज़्यादा उसके लिए हमें वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जो उसके जैसे जैसे वायर्स बढ़ती जाएंगी और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो वीक होते जाएंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी उन्होंने यहाँ पर ये दिया है कि अगर हम एक कंपनी को 2 सिटीज़ में एक्सटेंड कर देते हैं तो हमारे पास जो ये लैन का मसला है वो क्या आता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा जब ज़्यादा हमने अपनी लेयर को मतलब ज़्यादा अपना काम एक्सटेंड कर दिया है, अपनी बिल्डिंग को एक्सटेंड कर दिया, तो हमें बहुत ज़्यादा केबल लेंथ की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि लैन टेक्नोलॉजीज आर डिज़ाइन टू ऑपरेट विद इन द सेम बिल्डिंग। एक ही बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? लैन टेक्नोलॉजी है। द मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ लैन इज फिक्स्ड बिकॉज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल level gets bigger as it travels. And the delays must be shorter to allow access mechanisms work properly. अब access mechanisms हमारे पास CSMA और CD है और टोकन पासिंग है, ये अपने याद रखने हैं। इसकी एग्जांपल भी याद रखनी है। लैन एक्सटेंशन क्या है कि हमारे पास सिवरल टेक्निक्स हैं जिससे हम लैन को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लैन को सिर्फ और सिर्फ हम डायामीटर से ही एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि लैन को सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड कहाँ से कर सकते हैं? हाँ जी, हम डायामीटर से लाइन को जो एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस पर्पज मोस्ट टेक्निक्स यूज एडिशनल हार्डवेयर। हम यहाँ पर बहुत से एडिशनल हार्डवेयर्स को यूज़ करते हैं। इन दिस पर्पज लैन सिग्नल्स जो हैं वो रिलेट बिटवीन करते हैं लैन सेगमेंट्स में, ठीक है। सेगमेंट्स फ्रेम हम अच्छी तरह से पढ़े हैं। पहले सेगमेंट एक छोटा सा टुकड़ा होता है, फिर उसके बाद फ्रेम आता है। सेगमेंट के बाद हमारे पास जो है वो डाटा आता है। मैं इसके आपको डायग्राम दिखाऊंगी लेक्चर के एंड पे, ठीक है। मेरे को जहन में नहीं आ रहा वो लफ्ज़ क्या है। सेगमेंट, फिर एक और चीज़ आती है और फिर फ्रेम आता है। रिजल्टिंग मिस टेक्नोलॉजी स्टेज विद ओरिजिनल इंजीनियर कंस्ट्रेंट वाइल स्पेनिंग ग्रेटर डिस्टेंस। हमारे पास क्या है, हम उनके डायामीटर्स को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो वीकर ना हो, स्ट्रॉन्ग रहें। अब यहाँ पर इसमें भी कुछ नहीं पढ़ने वाला। फाइबर मोडेम्स कन्वर्ट डिजिटल data into pulses of light then transmit over the optical fiber। ये भी MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि फाइबर मॉडेम जो है वो डिजिटल डाटा को पल्सेस ऑफ लाइट में जो है वो कन्वर्ट करता है और फिर उन सिग्नल्स को फाइबर ऑप्टिकल में ट्रांसमिट कर देता है, और फिर जो डाटा है वो लाइट की फॉर्म में रिसीव होता है, ठीक है, और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डिजिटल डाटा में। मतलब क्या है कि जब आप अपना डाटा जो है एक क्या नाम है, एक प्रोसेस करने के लिए अपना एक इनपुट देते हो, वो डिजिटल डाटा में देते हो, और फिर जब फाइबर मॉडेम में वो जाता है तो वो लाइट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, पल्सेस ऑफ लाइट में। और फिर जब वो दोबारा फिर फाइबर ऑप्टिकल के ज़रिए ट्रांसमिट हो जाता है, और जब आप उसका सोल्यूशन निकल आता है तो फिर वो फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए लाइट में ट्रांसफ़र होता है, लाइट से ट्रांसफ़र होकर फिर आप तक डिजिटल डाटा में ही पहुंचता है, ठीक है। हमने फिर इसको याद रखना है यहाँ पर कि द मैकेनिज्म विल सक्सेसफुली ऑप्टिकल फाइबर है अक्रॉस several kilometers delays because delays on ऑप्टिकल फाइबर आर वेरी लो बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो वेरी लो है, लेकिन इसकी बैंडविड्थ क्या है, वेरी हाई है। याद रखना ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिपीटर्स क्या है कि जब हमारे पास जो कॉपर वायर से डाटा जो है कम्युनिकेट करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, जब वो डाटा जो है कॉपर वायर से ट्रैवल कर रहा होता है।
हम फिर उन कॉपर वायर्स के साथ रिपीटर्स को अटैच कर देते हैं और रिपीटर्स को अटैच करने की वजह से सिग्नल्स को स्ट्रेंथ मिल जाती है। और फिर वो क्या करते हैं कि जो वीक सिग्नल्स होते हैं उनको एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, एम्पलीफाई कर देते हैं। इट एम्पलीफाई द वीकनिंग सिग्नल्स रिसीव फ्रॉम वन सेगमेंट और फिर उसको ट्रांसमिट कर देते हैं दूसरे सेगमेंट में जो वीक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। तो ये रिपीटर का काम है। रिपीटर का काम क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो गेट वीकर वाइल ट्रेवलिंग थ्रू कॉपर वायर्स। A repeater is used to increase the signal strength. रिपीटर सिग्नल्स के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज होते हैं। बस आपने इसमें से यही करना है और ये याद रखना है कि एमसीक्यूज के लिहाज से कि 1 रिपीटर डबल्स एंड 2 रिपीटर ट्रिपल एंड मैक्सिमम लेंथ लिमिटेशन। ये मतलब एक रिपीटर जो है वो 1 टाइम डबल करता है लेंथ को और फिर जो दूसरा रिपीटर है वो ट्रिपल टाइम जो है वो लेंथ केबल की लेंथ को जो है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। Computer attached to different segments communicate as if they are connected to the same cable. It is to be noted that we cannot increase the maximum cable length as many times as we wish. अच्छा, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी केबल लेंथ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है क्योंकि जब हम ज़्यादा रिपीटर्स को लगाएंगे तो उसकी वजह से हमारे पास डिले आ जाता होता है। जो हमारा डाटा है वो डिले मांगता है, काफ़ी टाइम मांगता है, लेकिन उसके अंदर CSMA और CD जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा वो कहता है कि टाइम डिले नहीं होना चाहिए, वो लॉन्ग डिलेज को बर्दाश्त नहीं करता और जो क्या करता है इंटरप्ट कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है या डिस्ट्रैक्ट कर देता है डाटा को, ठीक है। ये यहाँ से यही कहा गया है कि we cannot increase the maximum length cable as many times as we by just repeaters. The reason क्या है कि every repeater जो है वो introduce करता है delay को and the maximum mechanism such as CSMA CD does not work on long delays. Ethernet specifies that कि अगर हम दो स्टेशंस को अगर हम जोड़ रहे हैं ना तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। 4 से ज़्यादा आप रिपीटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये MCQs आ जाते होते हैं, ये आपने पढ़ने हैं इनको अच्छी तरह से। ओके, उसके बाद डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं रिपीटर्स के। रिपीटर्स जो हैं वो फ्रेम फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो एम्पलीफाई करते हैं और रिट्रांसमिट कर देते हैं सिग्नल्स को। अगर कुलियन एरर में कोई भी कुलियन अकर होती है एक सेगमेंट पे तो रिपीटर्स एम्पलीफाई करते हैं और रिट्रांसमिट कर देते हैं उस एरर को भी। उसके हल के लिए हमारे पास ब्रिज आया। अब ब्रिजेस क्या है कि 2 लैन सेगमेंट्स को एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। ब्रिज क्या है? ब्रिज इज अ हार्डवेयर डिवाइस है यूज टू कनेक्ट लैन सेगमेंट्स टू एक्सटेंड अ लैन सेगमेंट टू एक्सटेंड अ लैन। ये रिपीटर की तरह नहीं है। ब्रिज जो है उसमें 2 NIC मतलब के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स जो है वो यूज़ होते हैं 2 सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ब्रिज यूजेस NI to NIC टू कनेक्ट 2 सेगमेंट्स। इट लिसन टू ऑल ट्रैफिक। ये तमाम ट्रैफिक को देखता है, फ्रेम फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज करता है। अपने कंप्लीट फ्रेम को रिकॉग्नाइज करने के बाद जो एरर होता है उनको डिस्कार्ड कर देता है और फिर जो हमारे पास जो फ्रेम्स होते हैं उनको आगे सेंड कर देता है। इट ऑल्सो फॉरवर्ड्स ओनली करेक्ट फ्रेम्स, कंप्लीट फ्रेम्स एंड डिस्कार्ड द कोलाइडेड एरर फ्रेम्स। A typical bridge has 2 NICs। ये हमने पूछना है कि प्रोसेसिंग के लिए कितने कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से यूज होते हैं ब्रिज में। तो a typical bridge has 2 NICs, a CPU and a memory and a ROM. It runs on to store in its ROM, ठीक है। फ्रेम फिल्टरिंग आप इसको जस्ट रीड कर लेते हैं, हम भी रीड कर लेते हैं, इसमें समझने वाला ज़्यादा कुछ नहीं ना आता है। The most important task a bridge performs is frame filtering. The source and destinations are on the same segment. It does not forward the frame to the other segment. कि ये वही है कि वो एरर वाला जो फ्रेम होता है तब तक नहीं सेंड करता जब तक उसको कंप्लीट रिकॉग्नाइज ना कर ले, और अगर एरर वाला होता है तो उसको डिस्कार्ड कर देता है। A frame is forwarded to the other segment if it ID destined to that segment. Broadcast and multicast frames are also forwarded. A bridge keeps a list of each segment that consists of physical addresses of the computer attached to that segment. In this way, a bridge knows on which a segment destination is attached. ठीक है। मोस्ट ब्रिजेस जो हैं वो सेल्फ रनिंग ब्रिजेस होते हैं, ठीक है। सोर्स एड्रेस उसके बाद लेक्चर नंबर हम 14 पे साथ ही कर लेते हैं। जल्दी जल्दी लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना हो जाए।
ब्रिजेस हम पढ़ रहे थे, तो स्टार्ट ऑफ स्टडी स्टेट क्या होती है? व्हेन अ ब्रिज स्टार्ट बूट, जब वो ब्रिज स्टार्ट होता है, ठीक है, व्हेन अ ब्रिज स्टार्ट फर्स्ट बूट का मतलब है फर्स्ट साइकिल, द एड्रेस लिस्ट, जो एड्रेस लिस्ट है वो एम्प्टी होगी। जाहिर सी बात है, अब देखो मेरी बात सुनो, आप किसी के घर कोई चीज़ लेने जाते हो तो आप खाली हाथ जाओगे ना, खाली हाथ जाओगे ना, तो आपका फर्स्ट बूट क्या है कि आपके हाथ खाली हैं। तो यही है कि व्हेन ब्रिज जो है वो फर्स्ट बूट होगा तो एड्रेस लिस्ट उसकी क्या होगी? एम्प्टी होगी। ये उसकी कौन सी स्टेट होती है? जी स्टार्टअप स्टेट होती है, ठीक है। The bridge forwards frame to the other segment. It cannot find its destination address in its lists. After some time, when the bridge has received at least one frame from every computer, it has the list built. मतलब जब when the bridge has received at least one frame from every computer, तो ये हमारे पास इसकी स्टडी स्टेट होती है, ठीक है। जब वो चल पड़ता है, जब उसको कोई ना कोई एक फ्रेम जो है वो हर कंप्यूटर से मिल जाता है, तो इट हैज़ अ लिस्ट बिल्ड, उसके अंदर लिस्ट बन जाती है। इट फॉरवर्ड फ्रेम्स एज फॉर एज इट इज़ नेसेसरी, और फिर वो जल्दी से अपने तमाम फ्रेम्स को वो सेंड कर देता है। अब ब्रिज के प्लानिंग नेटवर्क क्या है कि इन अ स्टडी स्टेट a bridge allows simultaneously a use of each segment when designing a land bridge. Bridge can be installed to the divide लैन इनटू सेगमेंट्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब हम डिज़ाइन को लैन को डिज़ाइन करते हैं तो ब्रिज हम उसको इंस्टॉल करते हैं उसको लैन सेगमेंट्स में, एंड डिवाइड द लैन, और लैन को हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ब्रिज में हम लैन को किस में डिवाइड करते हैं? सेगमेंट्स में, ताकि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो पाए। ओके, इसकी एग्जांपल रहने दें। आगे ब्रिज बिटवीन बिल्डिंग्स। अब यहाँ पर देखो ये एक बिल्डिंग है, ये हमारे पास दो बिल्डिंग है। अब दोनों के दरमियान जो है यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ हो रही है। अब फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है, एक फाइबर मॉडेम ये रहा और एक फाइबर मॉडेम ये रहा, ठीक है। अब इनके दरमियान क्या होगा? कम्युनिकेशन चालू हो जाएगी, ठीक है। अब ब्रिज के एडवांटेजेस क्या हैं? किसी चीज़ के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छी तरह से आपने याद रखने हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में कॉस्ट, मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस ज़रूर आती होती है, क्योंकि कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हर चीज़ की कॉस्ट होती है, हर चीज़ की मेंटेनेंस होती है, हर चीज़ की परफॉर्मेंस लाजमी होती है। तो ब्रिज और बिटवीन बिल्डिंग्स के एडवांटेजेस क्या है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसमें फाइबर ऑप्टिक मॉडेम जो है उसकी केबल जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, और वही सफिशेंट और वही काफ़ी होती है कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करने के लिए। An optical fiber modem pair is sufficient to connect many computers located in separate building. Maintenance: there is no need to change the wiring between the buildings when installing and removing a computer. Performance: the traffic on each computer building does not affect on the other. Building across longer distance. Building across longer distance में हमारे क्या कहा गया है कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हम दो साइड्स को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दें, क्योंकि वो डिस्टेंस जो है दोनों बिल्डिंग्स का वो ज़्यादा दूर भी तो हो सकता है ना, कुछ पास हो तो हम उनका कर ही देते हैं, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हम उनको फाइबर ऑप्टिकल केबल से ही अटैच करें। और ये जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है फिर उस वक़्त यूज़ नहीं की जाती है, फिर उस वक़्त कोई और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। वो दो हमारे पास डिस्टेंस साइट्स के पहले नेम बताए गए हैं। वो है लीस्ट सीरियल कनेक्शन, लाइन कनेक्शन, ठीक है। हमने याद रखना है कि टू कॉमन मेथड्स जो हैं जब हम डिस्टेंस साइट्स को कनेक्ट करते हैं वो कौन से मेथड्स हैं? लीस्ट सीरियल लाइन कनेक्शन और लीस्ट सैटेलाइट चैनल है, ठीक है। अब लीज्ड सीरियल लाइन कनेक्शन में क्या है कि उसमें लेस डिस्टेंस होता है, ठीक है, और लीज्ड सैटेलाइट चैनल में क्या है कि ये हमारे पास दूर तो होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं, ठीक है। इट कैन स्पैन आर्बिट्ररीली लॉन्ग डिस्टेंस, और उसको फिर हम ना एंटीना, इसको क्या कहते हैं मेरे जहन में नहीं आ रहा, एंटीना ही शायद कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, खैर फिलहाल एंटीना के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट करवाते हैं। सैटेलाइट में थ्रू सैटेलाइट वेव्स, मतलब सैटेलाइट टोपोलॉजी हम यूज़ करते हैं इसमें, या रेडियो टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, और दो ब्रिजेस हम आपस में जोड़ देते हैं। फिर जो हमारे पास इसके अंदर एंटीना होते हैं उनके ज़रिए आपस में एक दूसरे को डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। Unlike optical fiber, satellite connections are low bandwidth to save cost because the frames arrive from local networks are much faster than they can be sent across a satellite link. तो हमने याद रखना है
कि सैटेलाइट कनेक्शन जो है वो उसमें लो बैंडविड्थ होती है ताकि उसकी कॉस्ट जो है वो सेव हो पाए। द ब्रिज मस्ट बी बफरिंग, ब्रिज जो है वो बफर करता है। बफरिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ आपने फॉर एग्जांपल बफरिंग का मतलब है कि आपने एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में जब कोई चीज़ उठानी है तो आप कहोगे कि जिस फ़ाइल में से मैं उठा रहा हूँ क्यों ना मैं कॉपी करके उसकी दूसरी फ़ाइल में रख दूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड बफरिंग। और कंप्यूटर और ब्रिजेस में हमेशा बफरिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। सेविंग का कॉपी ऑफ फ्रेम इनटू मेमोरी until it can be sent. It may run out of memory. The communication software usually waits for response after sending a few frames. उसके बाद cycle of bridges आ जाते हैं. A bridges network can connect many segments. One bridge is need to connect each segment to the rest of buildings network. ये इतना important नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लें. MCQs वगैरह आ ही जाते होते हैं कि if the bridge are longer distance from one then broadcast frame introduce a problem. ठीक है, ये याद कर लें आप, ये आ जाता होता है। आ भी जा सकते, आ भी आना भी होगा तो फिर हमें आ ही जाएगा। द कॉपीज ऑफ ब्रॉड फ्रेम कंटिन्यूसली फ्लो एंड ई साइकिल। एंड इसमें से कुछ भी समझने वाला नहीं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री आ जाता है हमारे पास। इफ अ ब्रिज नेटवर्क फॉर्म्स अ साइकिल then not all bridges on the network must be allowed to forward broadcast frame. The bridge configure themselves automatically to decide which will forward broadcast frame and which will not. अब यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री में ये इसकी डेफिनेशन नीचे आ रही थी कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री के इसमें एल्गोरिथम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि ब्रिज जो है वो डिसाइड करता है कौन से फ्रेम ने साइकिल अकर करनी है और कौन से फ्रेम ने साइकिल अकर नहीं करनी। अब साइकिल क्या होता है कि साइकिल हम इसको कहते हैं ना, लूप को कहते हैं साइकिल। तो अब किस फ्रेम ने साइकिल अकर करनी है, कौन सा फ्रेम दोबारा चक्कर लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री में क्या है कि एल्गोरिथम टू डिसाइड विच ब्रिज विल नॉट फॉरवर्ड फ्रेम्स और इफ अ साइकिल अकर्स। अगर साइकिल अकर होती है तो कौन सा फ्रेम जाएगा और कौन सा फ्रेम नहीं जाएगा। अब लेक्चर नंबर 15 है हमारे पास स्विचेस एंड वैन टेक्नोलॉजी। स्विचेस को हमने पहले भी पढ़ लिया है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। क्या स्विच्ड लैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ट्रांसफर करता है frames को among connected computers. A hub with a multiple ports simulates a single shared medium. However, switches simulate a bridge LAN with one computer per segment. ठीक है, ओके। उसके बाद if a hub is used to connect among computers on a LAN, then only two computers can communicate at a given time. However, if a switch is used, the communication between two computers will not affect of the computer. स्विचेस को हमने बहुत ही डिटेल से शुरू में भी पढ़ा है। अगर आपने पढ़ना है देखना है तो ऊपर वाले लेक्चर्स में है। अब स्विचेस का कॉम्बिनेशन क्या है, कंबाइनिंग स्विचेस विद हब टू रिड्यूस कॉस्ट। कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड विद डिस्ट्रीब्यूटर टू अ नंबर ऑफ हब्स एंड द हब कैन बी कनेक्टेड टू द स्विच। जब हमने अपने रिड्यूस को कॉस्ट को कम करना होता है, सॉरी कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है, तो हम हमारे पास जो हब्स होते हैं उसके साथ हम स्विचेस को लगा देते हैं। फिर उससे क्या होता है कि एक जो हब है वो लैन से सिंगली जो लैन का सेगमेंट होता है उससे कनेक्ट हो जाता है और स्विच जो है वो ब्रिज ऑफ लैन के जो ब्रिज ऑफ लैन से कनेक्ट होता है और उसके बाद सेगमेंट से भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, हब stimulates single shared LAN segment and a switch stimulate a bridge LAN connecting segments. Bridging and switching with other technologies. Hubs, bridges and switches are not limited to Ethernet logical bus topology. They are also available for networking technologies such as token ring, FDDI, like FDDI hub and token ring hub. WAN, अब हमने वाइड एरिया नेटवर्क को आज समझना है। लेक्चर नंबर 15 में हमारे पास यही है। इंट्रोडक्शन क्या है इसका। LAN can be extended using techniques in previous chapters. They cannot extend arbitrarily for or to handle many computers because there are distance limitations. Even the extensions, so we need another technology for larger networks. Categorization है हमारे पास networks की, हमारे पास तीन किस्म की categorization है। LAN, local area network, metropolitan area network, MAN और WAN, wide area network है। हमने इनके डिफरेंस भी याद रखने के लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास सिंगल बिल्डिंग होती है, ये एक सिंगल सिटी के लिए यूज़ होता है और ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री के कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन लैन और वैन जो है
तो ये रहा डिफरेंस, हमने लैन, मैन और वैन का हमने तीनों का निकाल दिया है कि अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड एरिया सच एज रेजिडेंस, ऑफिस, बिल्डिंग। ठीक है, इसमें हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट करते हैं, इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स करते हैं इसमें बिल्डिंग, ऑफिस, रेजिडेंस वगैरह में। मैन क्या है? अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट यूजर विद कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसमें कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि जोग्राफिकल एरिया लार्जर देन लैन, लैन से ज़्यादा बड़ा जो एरिया आ जाता है, ठीक है, लेकिन स्मॉलर देन वैन। ठीक है, अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, ये होता है स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें हमारे पास जो एरिया है वो 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक कवर होता है, इसमें 100 किलोमीटर तक कवर होता है। अर्थ में जो एरिया है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा कवर होता है। ये ईजी टू डिज़ाइन और मेंटेन है, डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टू डिज़ाइन एंड मेंटेन, और इससे भी ज़्यादा ये भी डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टू डिज़ाइन एंड मेंटेन। इसमें हाई डाटा ट्रांसफ़र होता है, इसमें मॉडरेट डाटा ट्रांसफर स्पीड होती है। इसमें डाटा और स्पीड, जिस स्पीड से जो डाटा है वो लो स्पीड से ट्रांसफ़र होता है। वैन में हैज़, इसमें लिमिटेड यूज़र्स होते हैं। लैन में मॉडरेट कंजेशन होती है, लो कंजेशन होती है। अ नेटवर्क इन अ होम, स्कूल, इसकी एग्जांपल है। अ नेटवर्क इन अ सिटी, ये एग्जांपल है। अ नेटवर्क कवरिंग अ स्टेट और अ कंट्री। ठीक है, तो ये डिफरेंस उम्मीद है आपको कवर हो गया होगा अच्छे से। अब आगे चलते हैं, डिफरेंस यहाँ पर लैन वैन का ही बताया हुआ था। पैकेट स्विचेस क्या होते हैं? टू स्पैन लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन मैनी कंप्यूटर्स, नेटवर्क मस्ट रिप्लेस शेयर्ड मीडियम विद पैकेट स्विचेस। Each switch moves an entire packet from one connection to other. That's why they are called packet switches. अब यहाँ पर क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत से कंप्यूटर्स जो हैं, नेटवर्क जो हैं, वो रिप्लेस कर देते हैं अपने मीडियम को पैकेट्स में, पैकेट स्विचेस में। और इस तरह से जो स्विच है वो मूव्स होते रहते हैं एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में, जिसको हम क्या कहते हैं? पैकेट स्विचेस कहते हैं। और जो पैकेट स्विचेस होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं स्मॉल कंप्यूटर्स में, जिसमें हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस जो है वो स्मॉल कंप्यूटर्स में कनेक्ट हुआ हो, और उसकी मेमोरी पे। ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर्स जो हैं कंसिस्ट होते हैं, पैकेट स्विचेस जो है वो कंसिस्ट होते हैं नेटवर्क इंटरफेसेस, मेमोरी और प्रोग्राम पे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। A packet switch is consisted of a small computers with network interfaces, a memory and a program dedicated to packet switching function। तो ये पैकेट की हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। उसके बाद कनेक्शन टू पैकेट स्विचेस आता है। A packet switch may connect to computers to other packet switches, but the speeds are different in both cases. They are typically high speed connection to other packet switches but lower speed connections to the computer। जो इनका कनेक्शन है हमने याद रखना है, स्पीड जो है पैकेट स्विचेस की जो स्पीड है वो हाई स्पीड कनेक्शन होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो लोअर होती हैं। द टेक्नोलॉजी डिटेल्स जो है वो डिपेंड होती है डिजायर्ड स्पीड पे, कि जितनी भी स्पीड होगी वही चीज़ हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होगी। पैकेट स्विचेस एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स। पैकेट स्विचेस कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ वैन, या नहीं याद रखना। ठीक है, WAN need not to be symmetric or having a regular connection. Each switch may connect one or two more than other switches। ठीक है, स्टोर एंड फॉरवर्ड कितना रह गया है? अच्छा ना, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना ये भी पढ़ ही लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डाटा जब हम डिलीवर करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो जो हम उसको स्टोर भी कर देते हैं और टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड भी कर देते हैं। अब पैकेट स्विच में क्या होता है कि जो आने वाला डाटा होता है वो हमारे पास स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जो डाटा है वो फॉरवर्ड भी हो जाता है एक स्विच से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, पैकेट स्विच में इंटरनल मेमोरी होती है जो कि पैकेट को होल्ड करके रखती है, कि अगर हमारा जो कनेक्शन जो है वो बिजी है, अगर एक पैकेट, अगर वो एक मीडियम जो है हमारा भी एक पैकेट लेके जा रहा है तो उस पैकेट को होल्ड भी करके रखती है। ठीक है, उसके बाद पैकेट जो है उसमें एक क्यू बन जाती होती है। पैकेट्स में हमारे पास जो कनेक्शन है वो क्यू की तरह बनता होता है, कि तार की तरह बनता होता है। यहाँ पर भी ये कहा गया कि डाटा डिलीवरी फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर इज अकम्प्लिश थ्रू स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी। स्टोर फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी पर हमारा जो डाटा डिलीवर है वो होता है। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि पैकेट जो स्विच करते हैं, पैकेट स्विच जो है वो स्टोर करता है इनकमिंग पैकेट्स को और फॉरवर्ड भी कर देता है पैकेट को एक कंप्यूटर से या दूसरे कंप्यूटर में, या स्विच से एक स्विच से दूसरे स्विच में। इस वजह से हमारे पास जो पैकेट स्विच है उसकी इंटरनल मेमोरी है इनटू विच इट कैन होल्ड पैकेट, जैसे पैकेट जो है वो होल्ड कर देता है। इफ़ आउटगोइंग कनेक्शन इज बिजी पैकेट ईच
पैकेट फॉर ईच कनेक्शन हेल्ड ऑन क्यू। फिजिकल एड्रेसिंग वैन क्या है? A physical addressing in a WAN is similar as in LAN. इन डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करता है इन पैकेट्स में। डाटा जो है पैकेट ट्रांसमिट करता है पैकेट्स में, और वो जो पैकेट्स हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं फ्रेम्स के। ईच पैकेट हैज़ फॉर्मेट विद header. The packet header includes destination and source addresses. Many WANs are hierarchical addressing for efficiency. One part of address identifies destination switch, other part of address identifies port on switch। ठीक है कि एड्रेस जो है वो एक डेस्टिनेशन स्विच पे डिपेंड करता है, आइडेंटिफाई करता है, और दूसरा जो है वो आइडेंटिफाई करता है स्विच, पोर्ट ऑन स्विच। दिस इज़ ये हमारे पास एक स्विच है और उसके दो एड्रेसेस हैं साथ। ठीक है, नेक्स्ट होप क्या है? फॉरवर्डिंग। पैकेट स्विच मस्ट चूज आउटगोइंग कनेक्शन for forwarding the packet. There are two cases. If destination is local computer, packet switch deliver computer port. If the destination is attached and other switch, the packet switch forwards to next hop through connection to another। next hop क्या है कि अगला जो हमारे पास पैकेट जो है वो ट्रांसफर होना होगा वो उसको नेक्स्ट हॉप कहते हैं। कि अगर हमारे पास डेस्टिनेशन एक लोकल कंप्यूटर है तो पैकेट स्विच जो होगा वो कंप्यूटर पोर्ट में डिलीवर हो जाएगा। अगर हमारे पास डेस्टिनेशन जो है वो अटैच्ड है किसी और स्विच के साथ तो पैकेट जो है वो स्विच कर देगा एक होप नेक्स्ट होप टू फॉरवर्ड टू नेक्स्ट होप में फॉरवर्ड कर देगा किसकी वजह से? कनेक्शन टू एंड अदर स्विच की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है कि अगर हमारे पास एक और स्विच है जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस पर पेश कर रहा है पैकेट में, इन चॉइस ऑफ अनदर स्विच इज बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस इन पैकेट। तो यहाँ पर जो हमारे पास लेक्चर नंबर 13, 14, 15 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मिड टाइम के लिए 16, 17, 18 3 लेक्चर्स रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं एक ही साथ बना दूंगी। लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।